नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे समय का सबसे दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। एक ऐसा आइडिया जो अब सिर्फ साइंस फिक्शन से निकलकर फिलॉसफी और फिजिक्स की गंभीर बहसों का हिस्सा बन गया है। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। सवाल एकदम सीधा और सरल है। ये जो दुनिया है जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें हम जीते हैं, क्या वो वाकई असली है या फिर हम सब किसी बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के किरदार हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। तो चलिए इस दार्शनिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सब मिलकर ये समझेंगे कि आखिर ये विचार आया कहाँ से और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या तर्क दिए जाते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों ने द मैट्रिक्स फिल्म तो देखी ही होगी, है ना? जहां इंसानों को ये पता ही नहीं चलता कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। मजे की बात यह है कि अब ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं रह गई है, ये एक गंभीर दार्शनिक संभावना बन चुकी है, जिसने दुनिया के बड़े-बड़े थिंकर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल ये है कि ये आइडिया सिर्फ एक कल्पना से निकलकर एक ठोस लॉजिकल बहस कैसे बन गया? इसका क्रेडिट जाता है एक बहुत ही मजबूत तर्क को, जिसे कहते हैं सिमुलेशन ट्राइलेमा। चलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने सिमुलेशन आर्गुमेंट दुनिया के सामने रखा। अब ये सीधे सीधे ये नहीं कहता कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, नहीं, बल्कि ये एक लॉजिकल पहेली है जो हमें 3 रास्तों पर लाके खड़ा कर देती है और कहती है कि भाई इन तीनों में से एक तो सच होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तर्क है क्या? बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। बॉस्ट्रॉम कहते हैं कि देखिए, हमारे सामने ना 3 रास्ते हैं और लॉजिकली इन तीनों में से कोई एक तो सच होना ही होना है। पहला रास्ता ये है कि इंसान जैसी ज्यादातर सभ्यताएं इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने से बहुत पहले ही किसी युद्ध में या किसी महामारी में खुद को खत्म कर लेती हैं। दूसरा रास्ता कि जो सभ्यताएं बच जाती हैं और सुपर एडवांस्ड बन भी जाती हैं, वो किसी वजह से अपने पूर्वजों के सिमुलेशन बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। शायद उन्हें ये नैतिक रूप से गलत लगता हो या बस कोई दिलचस्पी ना हो। और अब आता है तीसरा रास्ता। अगर पहले दोनों रास्ते गलत हैं, मतलब सभ्यताएं खुद को खत्म भी नहीं करती और वो सिमुलेशन बनाना भी चाहती हैं, तो फिर लॉजिकल नतीजा सिर्फ एक ही बचता है कि हम लगभग पक्के तौर पर एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। तो इस तर्क का सबसे पावरफुल हिस्सा क्या है? वो ये है कि अगर हम ये मान ले कि भविष्य की सभ्यताएं ऐसे सिमुलेशन बना पाएंगी और बनाना भी चाहेंगी, तो जरा सोचिए, एक असली दुनिया के मुकाबले में अरबों खरबों सिमुलेटेड दुनियाएं होंगी, है ना? तो ऐसे में किसी भी चेतना के लिए असली दुनिया में होने की संभावना सिमुलेटेड दुनिया में होने के मुकाबले ना के बराबर हो जाती है। ये सिर्फ मैथ्स और प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो क्या हमारी अपनी दुनिया में ऐसे कोई सुराग, कोई ग्लिच है जो सिमुलेशन की तरफ इशारा करते हैं? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद फिजिक्स के नियमों में ही कुछ संकेत छिपे हो सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ सुरागों पर एक नजर डालते हैं। अब जरा इन सुरागों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, फाइन ट्यूनिंग। मतलब हमारी यूनिवर्स के जो नियम है ना, वो जिंदगी के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट सेट किए गए हैं। सोचिए, अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी अलग होती, बस थोड़ी सी, तो ना तारे बनते, ना ग्रह बनते, कुछ नहीं होता। तो क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या किसी ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया है? फिर आती है क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब दुनिया। यहाँ पार्टिकल्स तब तक एक धुंधली संभावना में रहते हैं जब तक उन्हें कोई देख ना ले, और जैसे ही उन्हें देखा जाता है वो एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई वीडियो गेम सिर्फ उतना ही हिस्सा रेंडर करता है जहां प्लेयर देख रहा हो, ताकि प्रोसेसिंग पावर बच सके। तीसरा, लाइट की स्पीड। ये एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है ना? जैसे किसी कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग लिमिट होती है। और चौथा, कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि स्पेस टाइम सबसे छोटे लेवल पर शायद पिक्सल की तरह हो। अब ये सब क्या सिर्फ संयोग है या कुछ और? इसको ऐसे सोचकर देखिए, एक वीडियो गेम के अंदर ग्रेविटी के नियम या स्पीड के नियम क्या होते हैं? वो बस प्रोग्राम के कोड की कुछ लाइनें ही तो होती हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम, जिन्हें हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं, वो भी किसी बहुत बड़े प्रोग्राम का हिस्सा हों? ये ख्याल ही अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। और ये कहावत इस बात को एकदम सही तरीके से बयां करती है। हमारी असलियत की बुनियाद इतनी अजीब और हमारी समझ से इतनी परे है कि सिमुलेशन जैसी असाधारण बातों के लिए भी दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। इस हाइपोथेसिस की कई गंभीर आलोचनाएं भी होती हैं।
तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए हमें उन पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए, दोनों पक्षों का तर्क आमने सामने है। एक तरफ ये कहा जाता है कि यूनिवर्स के नियम किसी कंप्यूटर कोड की तरह लगते हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग इस पर शक करते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई, हम कंप्यूटर के दौर में जी रहे हैं, इसलिए हमें हर चीज में कंप्यूटर और कोड ही दिखाई देता है। हो सकता है ये हमारी सोच का असर हो, न कि हकीकत का। और भी कई मुश्किलें हैं इस आइडिया के साथ। मतलब सोचिए, अगर हम एक सिम्युलेशन में हैं, तो क्या हमें बनाने वाले भी एक सिम्युलेशन में हैं और उनको बनाने वाले? ये तो एक कभी न खत्म होने वाली कहानी बन जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो चेतना का है, कॉन्शियसनेस का। क्या सच में कोड से, 0 और 1 से खुशी, दुख, प्यार जैसा एहसास पैदा किया जा सकता है? और साइंटिफिकली देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस थ्योरी को गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है, जो किसी भी साइंटिफिक थ्योरी के लिए बहुत जरूरी होता है। और बस यहीं पर साइंस और फिलॉसफी के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। साइंस में किसी भी थ्योरी को टेस्ट किया जा सकना चाहिए, मतलब उसे गलत साबित करने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि सिमुलेशन हाइपोथेसिस के साथ ऐसा करना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। इसलिए कई लोग इसे साइंस से ज्यादा एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल सवाल मानते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम ये साबित ही नहीं कर सकते कि ये सच है या झूठ, तो इस पर इतनी बात करने का क्या फायदा? फायदा जवाब खोजने में उतना नहीं है जितना इस सवाल को पूछने में है। चलिए देखते हैं कैसे। इस विचार का असली महत्व हमें कोई पक्का जवाब देना नहीं है, नहीं। इसका महत्व इस बात में है कि ये हमें अपनी रियलिटी पर, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। ये हमारे सोचने का दायरा बढ़ाता है। जब हम इस संभावना के बारे में सोचते हैं तो ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के सामने हमारा ज्ञान कितना कम है। ये हमें चेतना के चमत्कार के बारे में और गहराई से सोचने पे मजबूर करता है। और देखिए, चाहे ये दुनिया असली हो या सिमुलेटेड, ये हमें एक अच्छा और मकसद से भरा जीवन जीने के लिए ही तो प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो तो असली है। यही वो सवाल है जो हमें इंसान बनाते हैं। और हम आपको इसी आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर ये सब वाकई एक कोड है, एक प्रोग्राम, तो फिर इसे लिखा किसने है? इस पर सोचिएगा जरूर।